गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट। तो ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और बहुत सारी और मेंबर कंट्रीज़ यूएन की जो हैं वो न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं, ताकि वो एक मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट साइन कर सकें या उसके ऊपर डेलिब्रेशन कर सकें एटलीस्ट। तो जो ये पैक्ट होगा, ये आपके हाई सीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो है, ये आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो है, उसके अंदर ये पैक्ट होगा। लेकिन ये पैक्ट जो है आपका इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग होगा। और इसमें होगा क्या कि जो आपकी कंपनीज़ हैं, जो आपकी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रही हैं हाई सीज़ में, उनके ऊपर ये जो है एक्ट उनके ऊपर जो है ये पैक्ट जो है वो लागू होगा। अब हाई सीज़ क्या होते हैं? हाई सीज़ होते हैं वो वाले पार्ट ऑफ द ओशन जो ना तो किसी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहे हैं, ना किसी कंट्री के टेरिटोरियल सी में आ रहे हैं, या फिर इंटरनल वाटर में आ रहे हैं। तो किसी भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनको मैनेज करने के लिए। तो अब आपको पता है कि ओशन जो है हमारा 2/3 ऑफ द प्लैनेट को कवर कर रहा है, और टोटल ओशन का जो 64% है वो आपके हाई सीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा पार्ट है, मेजॉरिटी पार्ट जो है ओशन का वो हाई सीज़ ही होते हैं। तो इस पैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहली बात, क्योंकि वो बहुत दूर है कोस्ट लाइन से, इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर हो रही हैं उनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि ये इतनी प्रिस्टीन इकोलॉजी है यहाँ पर, मतलब जनरली ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती हैं, सिर्फ बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए जाती हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस प्रिस्टीन इकोलॉजी पे जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमको इसको मॉनिटर करके, सर्वेलेंस करके इसको रोकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस हो रही है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। और कोई सिंगल ग्लोबल मैकेनिज़्म अभी एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को अब जो है वो सेव करने का, ताकि हम जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है इस पे कम कर सकें। इसलिए अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी है क्या, जिसके अंदर ये ट्रीटी साइन की जाएगी या जिसके अंदर ये पैक्ट साइन किया जाएगा। तो ये लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन जो है ये 1982 में अडॉप्ट किया गया, ताकि ओशन एरियाज़ के ऊपर जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स लगाई जा सके। इसके बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड के ओशन को नेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी राइट्स और उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ये यूएन क्लॉज साइन किया गया। अब जैसे इसमें कहा गया कि जो 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस है कोस्ट लाइन से या बेस लाइन से, उसको हम टेरिटोरियल सी कहेंगे उस कंट्री का। और 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है वो कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। ठीक है, तो ये दो आपको पता ही होगा, बेसिक से हमने कई बार पढ़ा इसके बारे में। और इंडिया जो है यूएन क्लॉज को 1982 से ही साइन कर चुका है। अब ज़रूरत क्यों है यूएन क्लॉज के अलावा एक अलग से ट्रीटी साइन करने की या अलग से पैक्ट बनाने की? क्योंकि जो यूएन क्लॉज है उसके अंदर गैप्स देखे गए हैं इंटरनेशनल गवर्नेंस में। कोई स्पेसिफिक जो है हमारे पास हाई सी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर क्लॉज नहीं है। तो इसीलिए एक इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है, जो आपके हाई सीज़ को स्पेसिफिकली यूएन क्लॉज की ही ट्रीटी के अंदर जो है वो इंटरनेशनली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग जो है एक पैक्ट साइन किया जा सके और उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साइंस एंड टेक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी को कहा जा रहा है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में उसको डाल दिया जाएगा, ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जा सके और एक्सेस भी बढ़ाया जा सके। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है क्या? तो ये एक 12 वीक का जो है आपका रेजिमेंट होता है, जिसके अंदर जो स्मोकर्स होते हैं, जो जिनको आदत पड़ चुकी है सिगरेट पीने की, तो उनको हेल्प किया जाता है कि वो कैसे स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। तो उनको, जैसे आपको पता होगा ना कि कई तरह की उनको जैसे च्युइंगम दी जाती है, स्प्रे, इनहेलर, ताकि जो है ऑफ कोर्स टोबैको के अलावा और चीज़ें दी जाती हैं उनको जिसमें निकोटिन होती है। फिर धीरे 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 जो है निकोटिन की अमाउंट को कम किया जाता है, ताकि जो है बॉडी से निकोटिन को ख़त्म किया जा सके।
अब उससे होगा क्या कि उससे उनको बहुत से फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं निकोटिन के, वो उनको उससे रिलीफ मिलता है। धीरे धीरे फिर वो उनको आदत पड़ छूट जाती है उनकी जो है निकोटिन कंज्यूम करने की, क्योंकि निकोटिन जो है उसी की एडिक्शन होती है ना सिगरेट में। तो इसके लिए जो है कहा जाता है कि जो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है उससे एक पर्सन के डबल हो जाते हैं चांस, अगर वो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेता है, और उसके वो चांस डबल हो जाते हैं ताकि वो स्मोकिंग को क्विट कर सके। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10 से 13 रुपये उनको पर पेशेंट लगते हैं हर रोज़ की थेरेपी के, और ये 60 से 90 दिन के पीरियड के लिए ये चलता है, और इससे उनको डेफिनेटली हेल्प मिल सकता है कि वो सिगरेट को छोड़ सकें। तो हम ऑफ कोर्स इंडिया में चाहते हैं कि ये जो है आपकी जो है टबैको कंजम्पशन कम हो, लोग कम कंज्यूम करें, सिगरेट को छोड़ दें। तो उसके लिए हम इसको निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी को जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाल रहे हैं, ताकि रैशनल यूज़ ऑफ हो सके मेडिसिन, उसकी कॉस्ट कम की जा सके, सेफ्टी बढ़ाई जा सके, और उसकी एफिकेसी के ऊपर भी फोकस रहेगा। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है आपको पता ही होगा कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे और अश्योर्ड क्वालिटी के साथ जो है मेडिसिन पहुंचाने के लिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनाई गई थी। 1996 में पहली बार इसको रिलीज़ किया गया। और कौन रिलीज़ करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जैसे अब आपको याद होगा ना कि जब भी कोविड हुआ था, जैसे कोविड हुआ था तो बहुत सी मेडिसिन को इसमें डाला गया था इस लिस्ट के अंदर, ताकि जो है कंपनीज आर्बिट्रेरीली उनके प्राइस ना बढ़ा सकें और उनकी सप्लाई उनको अश्योर करनी पड़े। ठीक है, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स देती है, उसके ही बेसिस पर इस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को भी डिक्लेयर किया जाता है। अब क्यों ज़रूरी है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इंडिया के अंदर, और उसको आपकी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डालना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अब आपको पता है ना कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टोबैको यूज़र पॉपुलेशन है, और 1% ऑफ द क्विटर पॉपुलेशन जो है अभी करंटली सिर्फ जो है वो एनआरटी थेरेपी को अफोर्ड कर पा रही है, और लगभग 200 करोड़ की ये मार्केट है, उसको 10% से ही ग्रो कर रही है। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो टबैको की कंजम्पशन कम कर दे। उसी के लिए ही जो है हम ये चाह रहे हैं कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में इसको डाल दिया जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है उन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया है, और ये बनाया किसने? आपके NCRB ने। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस सिस्टम को बनाया है ताकि जल्दी से जल्दी हम क्विक और जो है डिस्पोज कर सकें केसेस को बेस्ड ऑन फिंगरप्रिंट डेटाबेस। तो मध्य प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बनी है कंट्री में अप्रैल में, जिसने एक डिसीज्ड पर्सन को नेफिस के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, सो नेफिस है क्या? नेफिस एक सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो होगा जिसमें कंट्री वाइड सर्च कर सकेंगे जो है आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, वो क्राइम या क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स को वो डेटाबेस होगा, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या ये क्रिमिनल जो है पहले कहीं और किसी क्राइम में इन्वॉल्व था, या जिसका मर्डर किया गया है या कोई किसी क्रिमिनल का मर्डर किया गया है, तो ये क्या कहीं किसी और क्राइम में इन्वॉल्व था कि इसके ऊपर कहीं और FIR है या नहीं है। ठीक है, तो एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी है ये, जिसमें सारा फिंगरप्रिंट डेटा जो है वो आपका कंसोलिडेट होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का या किसी भी यूनियन टेरिटरी का हो, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अपलोड कर पाएंगी, ट्रेस कर पाएंगी और रिट्रीव कर पाएंगी इस डेटा को ऑन अ 24/7 बेसिस। अब इसमें होगा क्या कि ये 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर जो है वो असाइन कर देगा किसी भी पर्सन को जो क्राइम के लिए जो है वो जिसको अरेस्ट किया गया है, और इस यूनिक आईडी को पर्सन के पूरे लाइफ टाइम के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा। मतलब एक बार अगर आपका किसी क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट ले लिया, उसके लाइफ टाइम तक के लिए वो आईडी जो है वो बन जाएगा, और कहीं पर भी उसके खिलाफ अगर कोई और डिफरेंट FIRs लॉन्च हैं तो उसको उसी आपके नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर के साथ उसी पर्सन के लिंक कर दिया जाएगा। अब पहले 2 डिजिट्स जो होंगे उस कोड के, इस आईडी के, वो स्टेट कोड होंगे, मतलब वो किस स्टेट में है वो क्रिमिनल, और फिर उसके बाद जो है सीक्वेंस नंबर ऑफ कोर्स उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया जाएगा। अब इससे जो है यूनिक आइडेंटिटी मिल रही है
सारे अरेस्टेड पर्सन को और उसको हम अपने CCTNS, आपको पता है ना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है, जिसके अंदर सारे क्रिमिनल्स का डेटा है, उसके अंदर इसको डाल दिया जाएगा ताकि जो है पर्सन को जो है वो ट्रैक किया जा सके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरएवर केमिकल्स। तो ये आपके एनवायरनमेंट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी बहुत आपकी एक एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें देखा गया है कि रेन वाटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस की कंटेमिनेशन पाई गई है। अब ये सब्सटेंसेस होते क्या, इनको हम फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी इतनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये आपके कंटेमिनेटेड रहते हैं कि आपकी एटमॉस्फेयर, रेन वाटर और सॉइल में कंटेमिनेटेड बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। तो ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? तो US सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि ये मैन मेड केमिकल्स हैं। ये आपके नॉन स्टिक फूड कुकवेयर, वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक, इन सब से रिलीज़ किए जाते हैं और ये आपके सॉइल, वाटर और एयर के अंदर माइग्रेट कर लेते हैं और ये आपके लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इससे होता क्या, क्यों हार्मफुल है? कहा जाता है कि इससे फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है ह्यूमंस में, चिल्ड्रन के ऊपर डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट्स आते हैं, बॉडी के हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं और इवन कई बार तो ये कैंसर्स भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के लिए कई बार ये एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी जो अगेंस्ट सम डिसीजेज़, वो भी प्रोड्यूस करने से ये उस एबिलिटी को भी जो है ये कम कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मंडला इन आर्ट। तो ये मंडल या मंडला इनको कह सकते हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा मंडल बनाया गया है लगभग हाफ फुटबॉल पिचेस का एक आर्टिस्ट द्वारा, और लिवरपूल में इसको जो है वो शोकेस किया जा रहा है। तो मंडल पैटर्न्स होते क्या हैं? ये सेंचुरी ओल्ड मोटिव है। ये आपके कॉस्मोस, जो आपके यूनिवर्स को डिपिक्ट करने के लिए बनाया जाता है। और इसमें होता क्या, मंडल पैटर्न में सर्कल कलर के अंदर जो है ये आर्ट बनाया जाएगा और हो सकता है ज्योमेट्रिक इसके अंदर जो है वो पैटर्न्स बनाए जाते हैं मोस्टली, और सर्कुलर शेप में होते हैं किसी ना किसी तरह से। शुरुआत इसकी हुई थी, हम ट्रेस करते हैं इसकी शुरुआत बुद्धिज़्म में, और 1st सेंचुरी BC इंडिया में जो है ये पाया गया था। धीरे धीरे बुद्धिस्ट मिशनरीज़ को अलग अलग जगह पर सिल्क रोड पर ले गए, जैसे कि आपके चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और तिब्बत में। लेकिन हमारे ऋग्वेदा में सबसे पहली बार ये 1500 और 500 BCE के बीच में ही जो है हिंदुज़म में ये मंडला इमेजरी पहली बार देखी गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिथिला मखाना। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है मिथिला मखाना को। तो अब ये इसको होता क्या, मखाना क्या होता है? आपका एक्वाटिक फॉक्सनट। ठीक है, तो आपने कई बार खाया भी होगा ऑफ कोर्स, खासकर आपके जन्माष्टमी पर ये बहुत मिलता है। तो ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के जो ये आपकी बेनिफिट्स हैं मिथिला मखाना को 10 साल के लिए मिलेंगे। अब ये आपके मखाना होता क्या है? मखाना आपका ऑफ कोर्स एक्वाटिक फॉक्सनट होता है, लेकिन मिथिला में 3 चीज़ें बहुत फेमस हो गई हैं, पान, माखन और मच्छ। तो अब ये ऑफ कोर्स मखाना जो होता है ये हाई इन प्रोटीन और फाइबर होता है, और इसको अब जो है ये आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया मिथिला मखाना को। तो ये आपके मिथिला रीजन जो है आपका बिहार और नेपाल का, वहाँ पर ये पाया जाता है। सो अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी देख लेते हैं। तो ये आपका एक साइन है जो कि प्रोडक्ट्स पे यूज़ किया जाता है ताकि उनको एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन में पाए जाते हैं प्रोडक्ट्स, उनको ये टैग मिलता है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये हम इंडिया में टैग दिया जाता है, और इवन WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट भी इसको कवर करता है। होता क्या है कि समझ लो अब ये मिथिला का अगर मखाना को टैग मिल गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता। ठीक है, मिथिला मखाना जो है वो मिथिला का ही होगा, मतलब मखाना, और इसको कोई और डुप्लीकेट नहीं कर सकता। इसको लीगल प्रोटेक्शन मिल गई है उस चीज़ के लिए। और सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था? दार्जिलिंग टी, जिसको इंडिया में GI टैग मिला था। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया साउथ ईस्ट एशिया। तो अभी जो है डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपके थाईलैंड में इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग के लिए गए थे। तो वो देवस्थान भी उन्होंने बैंकॉक में विज़िट किया। देवस्थान रॉयल ब्राह्मण ऑफिस है थाई रॉयल कोर्ट का, जो कि हिंदुज़म के ऑफिशियल सेंटर है थाईलैंड के अंदर। ठीक है, तब हिस्टोरिकल टाइज देखते हैं हम इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में।
ऑफ कोर्स हमारे बीच में बहुत लंबे कल्चरल और कमर्शियल रिलेशंस रहे हैं। क्लासिकल संस्कृत और पाली टेक्स्ट जो है वो इंडिया के वहाँ पर अभी भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कथक घोषा, स्वर्ण भूमि आपको पता है ना, वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी यही है बैंकॉक के। फिर स्वर्ण द्वीप, हम स्वर्ण भूमि ही थाईलैंड को भी कहते थे, स्वर्ण द्वीप भी कहते थे। फिर इस रीजन में इंडियन मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे हैं, और यूरोपियंस और कई स्कॉलर्स तो जो आपका साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसको फादर इंडिया या ग्रेटर इंडिया या हिंदुआइज्ड और इंडियनाइज्ड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। अब रामायण भी वहाँ पर बहुत फेमस है, रमाकृति कहा जाता है वहाँ पर उसे। और इसको वहाँ पर रामायण भी कहा जाता है। तो एक तरह से वहाँ की बुद्धिस्ट टेम्पल्स में भी जो है रामायण की जो है स्टोरीज़ को डिपिक्ट किया गया है। इवन वहाँ के ड्रामा और बैले में भी उसका यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कारोटार रूल्स। तो ये भी ऑफ कोर्स आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने बोला है कि इन केस अगर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो है ऑफिशियल और एक इम्पोर्टर के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है रिगार्डिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन में क्या होता है कि समझ लो इंडिया और नेपाल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स फ्री में भेजने के लिए बिना टैरिफ के भेजने के लिए नेपाल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है। तो इंडिया और जो चाइना से जो है प्रोडक्ट्स नेपाल में बिना टैरिफ के जाएंगे, और नेपाल से प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो नेपाल से जो है वो इंडिया के बीच में आ जाएंगे। तो इंडिया क्या करता है इससे बचने के लिए कंट्री और ऑफ ओरिजिन के रूल्स डाल देता है कि मतलब अगर गुड्स जो है वो नेपाल से ओरिजिनेट हो रहे हैं तभी उसके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो गुड्स कहीं और से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इंडिया में भेजे जाएंगे तो उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उन एग्जेम्पशंस को रोकने के लिए उसका कोई मिसयूज़ ना कर सके, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल दिया जाता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन का क्लॉज। तो यही कहा जा रहा है कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इम्पोर्टर जो है उसके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है रिगार्डिंग जो इंपोर्ट किया गया प्रोडक्ट, तो उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने बोला है कि हम कैरोटार रूल्स, कैरोटार क्या है, कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उससे हम अपने कस्टम ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करेंगे, और ताकि जो है वो रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकें, और इम्पोर्टर्स के साथ जो है जब वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया जो है क्या वो इम्पोर्टर्स ने मेट किया है या नहीं किया है उसको जो है ऑफिसर्स देख सकें, ठीक है। तो अगर इम्पोर्टर फेल हो जाता है रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन के प्रोवाइड करने में तो ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स जो है वो अप्लाई करके देख सके, और उसके ही बेसिस पर जो है वो कि इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है या नहीं लगनी है वो डिसीजन ले सके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Ocean Diversity Pact. So this topic is important for your environment section, of course. So a delegation from India and several other member countries of UN has reached New York, and they are deliberating upon a Ocean Diversity Pact so as to conserve marine biodiversity in the high seas. So this pact is rather going to be under the UN clause or the law of the Sea Convention, which was signed in 1982, and it will also be a legally binding agreement so as to decide on the rights of companies who are exploring biological resources in the high seas. So what are the high seas? So high seas are the areas or the parts of the ocean which are not included in either the exclusive economic zones, territorial sea, or internal waters of a state. So you know that no country or no nation has any responsibility for the management of high seas. So because of that purpose, they are being exploited by countries like China. Illegal fishing is undergoing there. So as to prevent these high seas from exploitation, this agreement or this pact is being deliberated upon by member states of the UN. And to put it into more perspective, you know that ocean constitutes 2/3 of this planet, and the total ocean, 64% of of our total oceans is high seas. So it is a very big amount of
territorial area, and what not territorial area, the ocean area. It is a majority part of the ocean area, and that's why it needs protection. So why there is a need of for this ocean diversity pact? So of course, these areas are far away from coastlines, so that's why the all the human activities which are occurring there, mostly the companies or which are exploring the marine resources in this region, they escape scrutiny, or they escape monitoring by the states, because of them being far away from coastline. Even the navies of the states do not go there occasionally. So these marine ecosystems are threatened because of human activities. Lack of monitoring and surveillance is causing human rights violation in these areas, and there is no global mechanism as of now. Even the UN clause is not covering these areas for protection. So that's why becomes important that we negotiate a treaty under UN clause to protect these high seas. So what is UN clause? You know that it was adopted in 1982 to establish jurisdictional limits over the ocean areas, and it defines the rights and responsibilities of nations with respect to the use of the world resources. So you know that 12 nautical miles from the baseline of a country is the territorial sea of that country, and 200 nautical miles distance is called the up to 200 nautical miles distance is the exclusive economic zone limit of that country. India is also signatory of UN clause, and that's why we are also deliberating upon this ocean biodiversity pact. So UN clause contains unforeseen gaps. That's why we need a separate mechanism for ocean biodiversity protection. And because there are these UN clause lacks specific requirements to protect these high seas areas, that's why an international legally binding instrument is required to protect the high seas area. Okay. So the next topic is nicotine replacement therapy. So this topic is important for your uh, science and tech section, and also your social issues. So nicotine replacement therapy is likely to be added to the national list of essential medicines. So what is this nicotine replacement therapy? It's a 12-week regimen which aims to reduce smokers' dependency on cigarettes and finally lead them to quit smoking. So it generally we give nicotine gums, patches, sprays, inhalers, etc., so that we can gradually reduce the consumption of nicotine by the smokers, ones who are undergoing this therapy. So of course this nicotine replacement therapy is also helps them to relieve some of the physical withdrawal symptoms of nicotine, and generally it costs about 10 to 13 rupees per patient to for daily for this therapy, and most of the patients cannot afford it. That's why its acceptance level is just 1% as of now in India. So that's why but we're trying to get it into national list of essential medicines, so that these medicines could be made available at affordable costs and with assured quality. We also covered it during the pandemic that this national list of essential medicines is routinely updated by the Ministry of Health and Family Welfare, so that these companies who are selling these kind of medicines, they will be regulated. Their costs will be regulated, and they would have to provide assured quality and assured supply of these medicines. So it is based upon World Health Organization's model list of essential drugs, and the first list was released by India in 1996. So why nicotine replacement therapies needs to be added to NLEM? Because India is one of the largest tobacco user populations. This nicotine replacement therapy is being used by just 1% of quitters in India because of the costs, of course, involved. And we want it to be acceptable to make accessible to more parts of the country, and it is also already a 200 crore market which is growing at 10% rate. So it has a huge potential in India, and we want our people to have reduced consumption of tobacco. So the next topic is National Automated Fingerprint Identification System. So Union Home Minister has recently inaugurated this National Automated Finger Identification System, and it has been prepared or developed rather by the National Crime Records Bureau,
and it would help us in quick and easy disposal of cases based upon this centralized fingerprint database. And you know that just this year, Madhya Pradesh has become the first state to use this NAFIS for the identification of a deceased person. So, what is NAFIS? So, NAFIS is a central fingerprint bureau. It will basically give a countrywide searchable database of crime and criminal related fingerprints, and it will be a central information repository from where all the fingerprint data from all states and union territories will be saved, and the law enforcement agencies would be able to upload, trace and retrieve data on a 24/7 basis. So NAFIS will basically, once a criminal is arrested in any part of the country, if needed, a unique 10-digit national fingerprint number would be created, and it would remain available on the platform for the entire lifetime of the person, so that different crimes registered against that person under different jurisdictions could be clubbed later on, and it could be linked to the same person's national fingerprint number. So first digits of that NFN would be the state code where the person wherever the criminal or the person belongs to which state, and it would be followed by a sequence number for the identification of the person. So it is very important we have a centralized database, and it will provide us the much needed unique identifier for every arrested person in the crime and criminal tracking network and systems. So the next topic is forever chemicals. So this topic is important for environment section. So recently a study was published that rainwater from many places across the world is contaminated with per and polyfluoroalkyl substances, which are also called forever chemicals, because they have a tendency to stay in atmosphere, rainwater and soil for very long period of time, and they are released by the non-stick cookware, water repellent clothing, stain resistant fabrics, cosmetic, etc., and they start migrating to the soil, water and air, and they remain in the environment for a very long period of time. So they are harmful because they in humans they decrease fertility levels, developmental effects in children are occur because of them. They interfere with body hormones, increase cholesterol levels, and even increase risk of some cancers. So because it also harms us in another way, that they make it very difficult for human bodies to build antibodies against the diseases, and that's why these forever chemicals are considered very harmful for humans. So the next topic is Mandal in art. So of course this topic is important for your art and culture section. So residents of Liverpool, that is in UK, they are marveling over a mandala which has been created by an artist, James Brunt. And what is mandala patterns? So these patterns are centuries old motifs, and they are used to depict the cosmos, that is the universe, and it literally means circle or center in Sanskrit. So generally geometric patterns are made in circular shape or in some form. This is called the mandala art, and it is rooted to be believed it is believed to be rooted in Buddhism, and it starts appearing in India from 1st century BC. But in Hinduism, it has been said that it first appeared in Rig Veda during 1500 to 500 BCE period, and by the 6th century, mandalas were recorded in China, Korea, Japan, Indonesia, and even Tibet. So the next topic is Mithila Makhana. So this topic is important for our economy section. So Union government has recently awarded geographical indication tag to Mithila Makhana. It is of course an aquatic fox nut that you also consume during Janmashtami period, and this GI tag would be valid for a period of 10 years. So you know that makhanas are very high in protein and fiber, and they have micronutrients like calcium, magnesium, iron, and phosphorus. So this unique geographical indication tag would provide legal protection to Mithila region makhana from duplication. So what are geographical indication tags? So these are the signs used on products which have a specific geographical origin, like you know that Darjeeling tea. You cannot have Darjeeling tea produced anywhere else in the country because we have given them GI tag.
So it is giving them legal protection from duplication. So under Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act of 1999, India accords geographical indication tags to certain products based upon their geography, of course, and even the WTO's TRIPS agreement covers this service. So the next topic is India Southeast Asia. So of course this topic is important for international relations. So as part of Dr. Jaishankar's Thailand visit, he has also visited Devasthan in Bangkok. Devasthan is the royal Brahmin office of Thai royal court, and it is the official center of Hinduism in Thailand. So you know that the Southeast Asia and India have historical, cultural, and commercial relations. So certain references and certain Sanskrit and Pali texts from India and names are used in these regions like Swarn Bhumi. You know that Thailand was called Swarn Bhumi, Kathakosh, Swarn Dweep. These are the terms which are used for this region, and Indian merchants were also attracted to this region. Um, Even the Europeans and certain Indian scholars call this Southeast Asia region as Father India, Greater India, or even Hinduized or Indianized states. So even Ramayana is very popular in this region. It is called Ramakriti in Thailand, and it is also painted on the walls of Buddhist temples, and it is also enacted in dramas and ballets. So the next topic is Karotar rules. So this topic is important for economy section and even governance section rather. So exemptions which are specified in free trade agreement with respect to country of origin clause would prevail in case of a conflict between a revenue department official and an importer. So this clarification has been given by Central Board of Indirect Taxes and Customs. You know that country of origin rule means so that any free trade agreement between two countries, a third country would not take benefit of these country of origin rules. For that, rules of origin are accommodated in a free trade agreement. So generally, when importers take a product in India, these officers try to validate the country of origin of that particular product, and based upon that only the custom duty is applied or not applied to that product. So in case importer fails to provide the requisite information, officers are required to make verification inconsistent with the trade agreement with that respective country. So like I was giving an example, that if let's suppose that an importer is saying that I'm importing this product from Nepal, and if we have a free trade agreement with Nepal, so you cannot apply custom duty on this product. So the custom duty officials would verify if this particular product is actually imported from Nepal, and it has a country of origin that is from Nepal only. It is not that China has sent this product to Nepal and then we are importing it. That case, country of origin would be China, and the import duty exemptions would not apply. So this is basically a verification process in which the rules of origin are identified by the custom officials. Okay, so the next so these are the topics for today. We'll meet next time with new topic. Until then, goodbye and take care.